नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण फैसले सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ, ये वो फैसला है जिसने भारत में जमानत यानी बेल से जुड़े नियमों और कह सकते हैं सोच को काफी हद तक बदलने की कोशिश की है। बिल्कुल। और हमारी इस पूरी चर्चा का आधार सीधे सुप्रीम कोर्ट का वो 11 जुलाई 2022 का विस्तृत फैसला ही है। अच्छा, मकसद ये समझना है कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जो इसे इतना अहम माना जा रहा है और इसका आम नागरिक और हमारी न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? कोई खास वजह थी? हाँ, वजह काफी गंभीर थी। देखिए, अदालत ने पाया कि जमानत की अर्जियां वो लगातार बढ़ती जा रही थीं। निचली अदालतें अक्सर जमानत देने में हिचक रही थीं, खासकर दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की कुछ धाराओं जैसे धारा 170 की गलत समझ के चलते। अच्छा, धारा 170 की वजह से? हाँ, मुख्यतः ऐसा लग रहा था मानो गिरफ्तारी एक नियम बन गई हो और जमानत एक अपवाद। ओह, यानी जमानत के जो मूल सिद्धांत हैं उन पर ही सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल। और इसी चिंता को दूर करने के लिए कोर्ट ने न सिर्फ जमानत देने के लिए कुछ साफ दिशा निर्देश बनाए, बल्कि जमानत के पीछे के बुनियादी सिद्धांतों, खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और हमारी न्याय प्रणाली की कुछ कमियों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने ये भी देखा कि हमारी जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मतलब ऐसे लोग जिनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, वो सालों साल जेल में बंद थे। ये तो वाकई चिंताजनक बात है। तो कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या रास्ता निकाला? मैंने सुना है कि अपराधों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया। हाँ, सही सुना है। अक्टूबर 2021 के एक आदेश में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की मदद से कोर्ट ने मामलों को समझने और प्रक्रिया तय करने के लिए अपराधों को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा। 4 श्रेणियां कौन कौन सी? पहली थी श्रेणी ए। हाँ। वो अपराध जिनमें सजा 7 साल या उससे कम है और जो दूसरी विशेष श्रेणियों में नहीं आते। ये सबसे आम मामले होते हैं असल में। ठीक है। दूसरी श्रेणी बी, ये गंभीर अपराध हैं जिनमें मौत की सजा, आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। ओके। तीसरी श्रेणी सी, ये विशेष कानूनों के तहत आने वाले अपराध हैं जैसे नशीली दवाओं से जुड़ा NDPS एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का PMLA एक्ट या आतंकवाद विरोधी UAPA एक्ट। अच्छा, स्पेशल एक्ट्स वाले। हाँ, जिनमें जमानत के नियम अक्सर ज्यादा सख्त होते हैं। हाँ। और चौथी श्रेणी डी, ये आर्थिक अपराध हैं जो विशेष कानूनों के दायरे में तो नहीं आते लेकिन गंभीर हो सकते हैं। तो इस बंटवारे का मकसद क्या था? क्या हर श्रेणी के लिए अलग अलग नियम बनाए गए? मकसद था प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाना। खासकर श्रेणी ए के लिए, मतलब कम गंभीर अपराधों के लिए, कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसने जांच में पूरा सहयोग किया है, तो जब वो अदालत में पेश होता है तो उसे सीधे हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए। तो प्रक्रिया क्या बताई गई इसके लिए? देखिए, कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब व्यक्ति पहली बार अदालत में पेश हो तो उसकी जमानत अर्जी पर उसी दिन फैसला हो जाना चाहिए और उसे अंतरिम जमानत दी जा सकती है बिना जेल भेजे। बिना जेल भेजे उसी दिन? हाँ, यानी सिर्फ इसलिए कि अब चार्जशीट फाइल हो गई है, ये गिरफ्तारी का आधार नहीं बनेगा अपने आप में। कोर्ट ने पेशी के लिए भी एक क्रम सुझाया। कैसा क्रम? पहले सामान्य समन भेजा जाए, अगर व्यक्ति तब भी ना आए तो जमानती वारंट BW जारी हो जिसमें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है, और बहुत ही जरूरत पड़ने पर और कारण बताने के बाद ही गैर जमानती वारंट NBW जारी हो जिसमें गिरफ्तारी होती है। समझ गया। पहले समन, फिर BW, फिर NBW, और बाकी श्रेणियों के लिए श्रेणी B, C और D। जो गंभीर अपराध हैं यानी श्रेणी B और D, उनके लिए कहा गया कि जमानत अर्जी पर फैसला मामले के गुण दोष यानी मेरिट्स के आधार पर होगा। ठीक है। और श्रेणी C, जो विशेष कानूनों वाले मामले हैं, उनमें सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ उन कानूनों की जमानत से जुड़ी जो कड़ी शर्तें हैं जैसे NDPS की धारा 37 या UAPA की धारा 43D5, उनका भी पालन करना होगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी तो साफ किया होगा कि ये दिशा निर्देश हर हाल में लागू नहीं होंगे, कुछ अपवाद भी होंगे। बिल्कुल
बिल्कुल सही। अगर किसी ने जांच में सहयोग नहीं किया है या कोर्ट को लगता है कि भाई गवाहों को खतरा है या सबूत मिटाए जा सकते हैं या फिर निष्पक्ष ट्रायल के लिए उसे हिरासत में रखना जरूरी है, तो कोर्ट जमानत देने से मना कर सकता है। अच्छा, ये दिशा निर्देश जमानत प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए थे, ना कि जांच या न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा डालने के लिए। और कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं बताई, बल्कि जमानत के पीछे जो सिद्धांत हैं उन पर भी जोर दिया, है ना। वो जो बात है, जमानत नियम है, जेल अपवाद, ये बात फिर से दोहराई गई। हाँ, और बहुत जोर देकर दोहराई। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल है। बिल्कुल। किसी को जेल भेजना एक बहुत गंभीर कदम है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कई पुराने महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया, जैसे निकेश ताराचंद शाह, गुरबख्श सिंह सिबिया, संजय चंद्रा, और याद दिलाया कि जमानत का मकसद सजा देना नहीं होता। हाँ, वो तो ट्रायल के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करना है। एग्जैक्टली। सिर्फ ट्रायल के लिए व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। सजा तो तब शुरू होती है जब दोष अदालत में साबित हो जाए। और वो जो निर्दोषिता की उपधारणा है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उसका सिद्धांत, उसे भी कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा बताया। यानी जब तक किसी का जुर्म अदालत में साबित नहीं हो जाता, उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। सही बात है। और दोष साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अभियोजन पक्ष की, यानी सरकार या पुलिस की। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं और शायद हमारी औपनिवेशिक मानसिकता यानी गुलामी के दौर की जो सोच है उसका नतीजा है। गिरफ्तारी आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। ये तो बहुत गहरी बात कह दी कोर्ट ने। तो क्या कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े सीआरपीसी के प्रावधानों की भी नई तरह से व्याख्या की, खासकर वो धारा 41 और 41A? नई व्याख्या नहीं कहेंगे, बल्कि उन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर बहुत जोर दिया। कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 मामले के जो निर्देश थे उन्हें फिर से दोहराया। अच्छा, अरनेश कुमार वाले निर्देश। हाँ, साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। पुलिस अधिकारी को सिर्फ ये नहीं देखना कि अपराध हुआ है, बल्कि ये भी तय करना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। कारण बताने होंगे मतलब। हाँ, बिल्कुल। क्या आरोपी को और अपराध करने से रोकना है? क्या जांच ठीक से करनी है? क्या सबूत मिटाने या गवाहों को धमकाने का खतरा है? या क्या आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होगा? ये सब देखना होगा। और अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तब पुलिस अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 40A के तहत व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस देना होगा। नोटिस देना होगा। जी, अगर व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और जांच में सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बाद में पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस वजह आती है तो वो कारण लिखकर ही गिरफ्तार कर सकती है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट जब किसी आरोपी को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजें तो उन्हें भी ये जांचना चाहिए कि पुलिस ने इन नियमों का यानी धारा 41 और 41A का पालन किया है या नहीं। अच्छा, यानी पुलिस और निचली अदालतों दोनों की जिम्मेदारी तय कर दी गई। हाँ, बिल्कुल। और कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश भी दिया कि वो दिल्ली पुलिस की स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह अपने यहाँ भी धारा 41 और 41A के पालन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करें। अच्छा, स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने का निर्देश। हाँ, मकसद साफ है, बेवजह की गिरफ्तारियों पर रोक लगाना। समझ गया। गिरफ्तारी के अलावा सीआरपीसी के और कौन से प्रावधानों पर कोर्ट ने रोशनी डाली? वो धारा 170 का क्या हुआ, जिसकी गलत समझ के कारण आप कह रही थी दिक्कतें आ रही थी? हाँ, धारा 170 पर कोर्ट ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 वाले फैसले का हवाला देते हुए स्थिति एकदम साफ कर दी। क्या कहा उसमें? कहा कि अगर जांच के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था या उसे जमानत मिल गई थी तो सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने पर उसे हिरासत में लेना अनिवार्य नहीं है। अरे, ये तो बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है ना? कोर्ट ने कहा कि धारा 170 में जो हिरासत कस्टडी शब्द का इस्तेमाल है उसका मतलब है कोर्ट के सामने पेश करना, न कि जरूरी तौर पर जेल भेजना। अगर कोर्ट को जरूरत न लगे तो वो धारा 88 के तहत सिर्फ एक बॉन्ड यानी जमानतनामा भरवा कर भी काम चला सकता है। ये वाकई अहम है। अच्छा, और डिफॉल्ट जमानत यानी धारा 167(2) के बारे में कुछ कहा कोर्ट ने? डिफॉल्ट जमानत को तो कोर्ट ने एक पूर्ण और अलंघनीय अधिकार, एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट बताया। पूर्ण अधिकार? हाँ,
यानी अगर पुलिस तय समय सीमा के अंदर अपराध के हिसाब से 60 या 90 दिन जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती तो आरोपी को जमानत पाने का पक्का अधिकार मिल जाता है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि एस कासी बनाम राज्य 2020 मामले में कोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा। इसका मकसद है जांच एजेंसियों पर समय पर काम पूरा करने का दबाव बनाना और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। बिल्कुल। एक और धारा जिसका जिक्र अक्सर होता है, धारा 436 से, ये किस बारे में ये बहुत जरूरी लगती है? हाँ, ये धारा विचाराधीन कैदियों के लिए सच में एक उम्मीद की किरण जैसी है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर मृत्युदंड वाले अपराध का आरोप न हो, किसी अपराध के लिए जो तय अधिकतम सजा है उसकी आधी अवधि जेल में बिता चुका है, आधी सजा काट चुका है ट्रायल के दौरान ही, हाँ ट्रायल के दौरान ही, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना ही चाहिए। कोर्ट ने शैल शब्द पर जोर दिया, मतलब ये अनिवार्य है। ये तो बहुत मजबूत निर्देश है। बिल्कुल, और इसके लिए उसे जमानत अर्जी देने की भी जरूरत नहीं है। ये जेल अधिकारियों और अदालतों का कर्तव्य है कि वो ऐसे कैदियों की पहचान करें, उन्हें रिहा करें। क्या ये सभी कानूनों पर लागू होता है या सिर्फ सीआरपीसी के तहत आने वाले अपराधों पर ही? नहीं, कोर्ट ने साफ किया कि धारा 436A विशेष कानूनों जैसे एनडीपीएस, यूएपीए वगैरह पर भी लागू होती है, जब तक कि उस विशेष कानून में इसे स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो। कोर्ट ने भीम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 मामले के निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि जेलों में ऐसे कैदियों की पहचान और रिहाई के लिए नियमित रूप से कदम उठाए जाने चाहिए, शायद विशेष अदालतें लगाकर। ये वाकई बहुत जरूरी निर्देश है, जेलों में भीड़ कम करने के लिए भी। अच्छा, जमानत की शर्तों के बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा? कई बार सुनने में आता है कि शर्तें इतनी कड़ी होती हैं कि जमानत मिलने पर भी लोग बाहर नहीं आ पाते। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, ये एक बड़ी समस्या है। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 440 का जिक्र करते हुए कहा कि जमानत के लिए जो बॉन्ड की रकम तय की जाती है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, अत्यधिक नहीं। ये मामले की परिस्थितियों और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। कोर्ट ने यहाँ तक कि अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के जमानत सुधारों और कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट के इनरी केनेथ हम्फ्री 2021 मामले का हवाला भी दिया। अच्छा, विदेशी उदाहरण भी दिए? हाँ, जहाँ ये कहा गया कि किसी को सिर्फ इसलिए जेल में रखना गलत है कि वो गरीब होने के कारण जमानत की रकम नहीं भर सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी शर्तें लगाना जो पूरी ही ना की जा सके वो जमानत देने के मकसद को ही नाकाम कर देता है। इसमें वो लैडर सिद्धांत या लैडर प्रिंसिपल का भी जिक्र आया था, शायद वो क्या चीज है? हाँ, आया था। कनाडाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करते हुए लैडर सिद्धांत की बात की गई। इसका मतलब है कि जमानत की शर्तें तय करते समय अदालत को एक तरह से सीढ़ी की तरह कदम उठाने चाहिए। सीढ़ी की तरह? हाँ, मतलब सबसे पहले कम से कम प्रतिबंधात्मक शर्तें जगानी चाहिए, जैसे सिर्फ व्यक्तिगत बॉन्ड भरवा लेना। अगर अदालत को वो काफी ना लगे तभी धीरे धीरे ज्यादा कड़ी शर्तें जैसे कोई जमानतदार लाना या कुछ पैसे जमा करना लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे ही सबसे कड़ी शर्त लगा दी। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, कम से ज्यादा की तरफ। बिल्कुल, ये तो जमानत को ज्यादा मानवीय और तार्किक बनाने की कोशिश लगती है। क्या महिलाओं या बीमार लोगों के लिए भी कुछ खास कहा गया? हाँ, कहा गया। सीआरपीसी की धारा 437 में पहले से ही एक प्रावधान है, एक प्रोवाइजो, कि 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति, महिला, बीमार या कमजोर व्यक्ति के मामले में अदालत जमानत पर कुछ नरमी बरत सकती है। कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि अदालतों को, खासकर महिलाओं जिनके छोटे बच्चे हो सकते हैं और बीमार लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं उन विशेष कानूनों और आर्थिक अपराधों पर, श्रेणी सी और डी। इनके बारे में कोई खास बात? क्या इनमें जमानत मिलना ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है? देखिए, कोर्ट ने कहा कि विशेष कानूनों की कठोरता का मतलब ये है कि उनमें ट्रायल जल्दी पूरा होना चाहिए। अगर ट्रायल में बहुत ज्यादा देरी होती है तो ये भी जमानत का आधार बन सकता है। जमानत का आधार बन सकती है। हाँ, जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब 2021 मामले में हुआ था, जो यूएपीए का मामला था। जहां तक आर्थिक अपराधों की बात है, श्रेणी डी की बात है, कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ अपराध की प्रकृति आर्थिक होने के कारण जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस इक्वल्स नो बेल, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर मामले को उसके तथ्यों, अपराध की गंभीरता और सजा की मात्रा के आधार पर देखना होगा।
कोर्ट ने पी चिदम्बरम और संजय चंद्रा मामलों का हवाला भी दिया है इस संदर्भ में। पर क्या जमानत के नियम इतने उदार बनाने से गंभीर अपराधों के आरोपी भाग नहीं जाएंगे या समाज में गलत संदेश नहीं जाएगा? इस चिंता पर कोर्ट ने कुछ कहा की है जमानत का मतलब ये नहीं कि गंभीर अपराधों को हल्के में लिया जाए। सही बात है। कोर्ट हमेशा जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, आरोपी के भागने का खतरा है या नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है या नहीं, इन सब कारकों पर विचार करता है और करेगा। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को देश में सजा की कम दर, लो कन्विक्शन रेट से प्रभावित होकर जमानत देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी को सालों तक जेल में रखकर बाद में बरी करना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ, वो तो है। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए ये भी कहा कि अदालतों को ये देखना होगा कि आपराधिक कानून किसी को चुन चुनकर परेशान करने का हथियार न बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन सब निर्देशों और सिद्धांतों के अलावा क्या कोर्ट ने कोई बड़ा ढांचागत बदलाव भी सुझाया, कोई बड़ा सुझाव दिया? हाँ, और ये शायद सबसे दूरगामी सुझावों में से एक है। कोर्ट ने यूके बेल एक्ट 1976 जैसे विदेशी कानूनों का जिक्र करते हुए भारत सरकार को सुझाव दिया कि वो जमानत के लिए एक अलग व्यापक कानून यानी एक सेपरेट बेल एक्ट बनाने पर विचार करे। एक अलग जमानत कानून, पूरी तरह से नया एक्ट? क्यों? क्या मौजूदा सीआरपीसी काफी नहीं है? कोर्ट का शायद मानना था कि मौजूदा सीआरपीसी वो काफी हद तक आजादी से पहले का है और जमानत से जुड़े जो प्रावधान है वो अलग अलग धाराओं में बिखरे हुए हैं, जिससे कभी कभी भ्रम भी होता है। हाँ, ये तो है। तो एक नया समर्पित कानून शायद प्रक्रिया को ज्यादा सुव्यवस्थित, स्पष्ट और एक समान बना सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में भी मदद कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सतिंदर अंतिल फैसले के सबसे बड़े संदेश या की टेकअवेज क्या हैं? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, स्वतंत्रता। पहले जमानत नियम है जेल अपवाद, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 पर आधारित एक मजबूत कानूनी सिद्धांत है। बिल्कुल। दूसरा, गिरफ्तारी सोच समझकर। पुलिस को गिरफ्तारी की जरूरत साबित करनी होगी, खासकर कम गंभीर अपराधों में। धारा 41 और 41A का सख्ती से पालन अनिवार्य है। तीसरा, चार्जशीट पर स्वतः गिरफ्तारी नहीं। अगर जांच में गिरफ्तारी नहीं हुई तो चार्जशीट दाखिल होने का मतलब सीधे जेल जाना नहीं है। ये धारा 170 का स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत अहम था। चौथा, विचाराधीन कैदियों के अधिकार। डिफॉल्ट जमानत धारा 167 और आधी सजा काटने पर रिहाई धारा 436A ये कैदियों के महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही है। पांचवा, उचित शर्तें। जमानत की शर्तें, खासकर बॉन्ड की रकम, धारा 440 वो अत्यधिक या अव्यावहारिक नहीं होनी चाहिए। छठा, संवेदनशीलता। महिलाओं, बीमारों और कमजोर लोगों के प्रति अदालतों को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। सातवां, त्वरित न्याय। ट्रायल में बेवजह देरी भी जमानत का आधार बन सकती है। और आठवां, एक नए कानून की सोच। मौजूदा प्रणाली की जटिलताओं को देखते हुए एक अलग समर्पित जमानत कानून पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। ये वाकई हमारी न्याय व्यवस्था, खासकर जमानत से जुड़े मुद्दों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विस्तृत नजर है। इसने निश्चित रूप से जांच एजेंसियों, वकीलों और अदालतों को सोचने और अपने तरीकों में बदलाव लाने के लिए एक मजबूत आधार दिया है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना और कैसे पालन होता है, यही असली चुनौती है। और यहीं पर हमें श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कोर्ट ने एक अलग जमानत अधिनियम का सुझाव दिया है। क्या लगता है, एक नया विशेष कानून बनाना ज्यादा प्रभावी होगा या फिर मौजूदा कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन ही हमारी जमानत प्रणाली को सुधारने के लिए काफी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।